स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल की ऑफ गवर्नमेंट जॉब में। तो गाइस, जो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो है केमिस्ट्री में से, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे ताकि हमें ये पता चल सके कि पेपर्स में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और गाइस, उन्हीं क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जिनके काफ़ी चांसेस है कि उन पॉइंट्स में से आने वाले पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उन पॉइंट्स को आप पढ़ना मत भूलना। तो फिर बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज, जो हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो गाइज, ये पूछा गया है कि न्यूट्रॉन जो है वो किसके द्वारा खोजे गए थे। तो गाइज, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चैडविक, जिनका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। तो जो चैडविक है उन्होंने न्यूट्रॉन्स का डिस्कवर करा था। ऐसी गाइज ऑप्शन ए में जे थॉमसन, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर करा था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। गाइस, हमसे ये पूछा गया है कि जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियस। जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन, द वर्ड इंसुलेशन मीन्स। हमसे पूछा गया जो वर्ड है इंसुलेशन, उसका क्या मतलब है। तो गाइस, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन का कहते हैं। कि इंसुलेशन का मतलब है वो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन, एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ। हमसे ये पूछा गया है कि एटम्स जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई के बने होते हैं एटम्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन, ट्राइटियम इज एन आइसोटोप ऑफ। हमसे गाइस ये पूछा गया है कि जो ट्राइटियम है वो किस चीज़ का आइसोटोप है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। जो ट्राइटियम है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। और अब पूछा गया गाइस, ट्राइटियम किस तरह का आइसोटोप है। तो इसका आंसर होगा गाइस, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। जो ट्राइटियम है ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सिक्स्थ क्वेश्चन, द अल्फा पार्टिकल कैरीज टू पॉजिटिव चार्जेस, इट्स मास इज वेरी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ। हमसे पूछा गया है गाइस, जो अल्फा पार्टिकल है वो कैरी करता है दो पॉजिटिव चार्ज। तो इसका जो मास है वो किसके काफ़ी पास में है, इक्वल में है। तो गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एन एटम ऑफ हीलियम। जो अल्फा पार्टिकल है वो चार्ज करता है दो पॉजिटिव चार्ज, तो उसका मास जो है वो काफ़ी पास में है एक एटम ऑफ हीलियम के। इस क्वेश्चन को गाइज हम नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में और भी अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। बढ़ते हैं अपने गाइज अगले क्वेश्चन पर। सेवंथ क्वेश्चन, इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल इज गवर्न बाय। हमसे पूछा गया है एक एटम में जो ऑर्डर होता है फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स को, वो किसके द्वारा दिया गया है। तो गाइज, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जिसको हम बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी कहते हैं। गाइज, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में हम वीडियो के लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि अगर ऑफ बाउ प्रिंसिपल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर पेपर्स में दे सकें। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। एट्थ क्वेश्चन, रिगार्डिंग द एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रेफर टू। हमसे गाइस ये पूछा गया है कि जो एटम है ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स है वो रेफर क्या करता है। तो गाइस, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स जो है वो रेफर करता है ओरिएंटेशन। गाइस, ओरिएंट जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये ओरिएंटेशन ऑफ एटम को रेफर करता है। गाइस, ये जो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ओरिएंटेशन को रेफर करता है। ऐसे गाइस, जो क्वांटम नंबर का भी एक अलग से टॉपिक है, वो बिल्कुल वीडियो के लास्ट में मैंने डिस्कवर करूँगा। गैस, क्वांटम नंबर में तीन तरह के प्रिंसिपल हैं। एक तो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसका मैंने ये क्वेश्चन आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, और एक है स्पिन क्वांटम नंबर। इन चारों को मैं बिल्कुल वीडियो के लास्ट में डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि अगर इन चारों में से किसी में से भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर दे सके। क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आ चुका है, जो बाकी के तीन है आप वो बिल्कुल पढ़ना मत भूलना। अब बढ़ते हैं गाइस अपने अगले क्वेश्चन पर। नाइन्थ क्वेश्चन, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड ओल्ड
रिटन मटेरियल विच कैन नॉट बी रीड इजीली कैन बी रीड। हमसे गाइस ये पूछा गया है इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसके द्वारा हम जो ओल्ड रिटन मटेरियल होता है जो काफ़ी पुराना लिखा हुआ कुछ भी बहुत ही पुराना लिखा हुआ होता है जिसको हम पढ़ नहीं सकते, किस रेज की वजह से हम उसको इजीली पढ़ सकते हैं। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IR रेज, मतलब कि इंफ्रारेड रेज की वजह से हम जो बहुत ही पुराना लिखा हुआ लेख है या कोई भी है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं पढ़ पा रहे उसको हम इंफ्रारेड रेज की वजह से इजीली पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन, wavelength of which of the following colors of the visible spectrum of the light are maximally absorbed by green plants। हमसे गाइस ये पूछा गया है जो विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के कौन से कलर की वेवलेंथ ग्रीन प्लांट के द्वारा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब की जाती है। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेड एंड ब्लू। लाइक विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट के कौन से कलर, विजुअल स्पेक्ट्रम रेड और ब्लू की जो वेवलेंथ है वो ग्रीन प्लांट के द्वारा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज को हम गाइज गामा रेज भी कहते हैं। कॉस्मिक रेज की गाइज सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ऐसे गाइज ऑप्शन सी में है रेडियो वेव्स। गाइज सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है रेडियो वेव्स की। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब गाइस हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंफ्रारेड रेज, जिन्हें हम IR रेज भी कहते हैं। गाइस अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर मैं आपको एक पूरा रेज का एक सीरीज दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सबसे ज़्यादा होती है रेडियो वेवलेंथ, उससे कम उससे कम उससे कम। गाइस हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, और अब नीचे वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस वेव की सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। यहाँ पे आंसर हो गया ए, इंफ्रारेड। गाइज इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो एक सीरीज है उसमें मैं आपको बताऊंगा, उससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बढ़ते गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंफ्रारेड रेज। गाइज देख रहे हैं आप जो प्रीवियस तरह के क्वेश्चन हैं उनमें सेम क्वेश्चन को थोड़ी लैंग्वेज अलग अलग करके कैसे पूछा गया। ऊपर पूछ लिया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और अब नीचे पूछ लिया गया कि सिर्फ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और आंसर दोनों का सेम ही था। तो इसलिए एग्जामिनर जो है पेपर्स में क्वेश्चन को सेम ही रखता है, बस थोड़ा उसकी लैंग्वेज चेंज करता है ताकि हमें कन्फ्यूज हो जाए और हम आंसर गलत लगा दें। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो हम पता चलेगा कि आंसर सेम ही है, बस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज चेंज करी गई है। बढ़ते गए अपने अगले क्वेश्चन पर। 14th क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये कह रहा है गाइज कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो उत्सर्जित करती है, न कि फेंकती है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो वाई रेज है वो फेंकती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन प्रोपोगेट इन वैक्यूम। मतलब कि गाइज कौन सी वेव है इनमें से जो खाली जगह में भी ट्रैवल कर सकती है। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स एंड एक्स रेज सारी ये वैक्यूम में से भी प्रोपेगेट कर सकती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16th क्वेश्चन। तो गाइज हमारा 16th क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। मतलब कि वेवलेंथ जो है कौन से ऑर्डर की होती है, एक्स रेज जो है वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज किस ऑर्डर की होती है। तो गाइज इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1 एंगस्ट्रॉम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पेक्ट्रा। हमें गाइज ये कुछ दे रखी हैं रेज, हमें इनको ऑर्डर वाइज अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में, इन विच वेवलेंथ इंक्रीज, जिसमें कि वेवलेंथ जो है इंक्रीज करे। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3, 1, 2, 4। मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेज इसकी इन बाकी के जो रेज दे रखी है सबसे कम होती है वेवलेंथ। उसके बाद आती है विजिबल, इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है उससे। उसके बाद आती है इंफ्रारेड, इनको हम IR रेज भी कहते हैं, इसकी उससे थोड़ी और ज़्यादा होती है। इसके बाद आती है माइक्रोवेव्स, उसकी और भी ज़्यादा होती है।
इसका भी गाइज एक पूरा टेबल है जो हम नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट से पढ़ेंगे, जिससे आपको सारी रेस के बारे में पता चल जाए कि सबसे ज़्यादा किसकी वेवलेंथ होती है और सारे ऑर्डर भी पता चल जाएँ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन, प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्वांटा मे बी डिस्क्राइब्ड बाय। गाइस कह रहा है जो प्रोपगेशन है लाइट क्वांटा का वो हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं। तो गाइस इसका सही आंसर ऑप्शन ए फोटॉन्स कहते हैं। जो गाइस लाइट के क्वांटा होते हैं उनको हम फोटॉन्स के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। हमसे पूछा गया जो ये नीचे हमें 4 रेज दे रखी है, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है नेचर में। हमसे पूछा गया कौन सी इनमें से नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो क्या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैथोड रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती नेचर में। और जो बाकी की है बी सी डी, मतलब कि इंफ्रारेड रेज, वाई रेज, एक्स रेज, ये सारी की सारी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। हमें भी दोबारा से एक क्वेश्चन आया गाइस, हमें वेवलेंथ में रेडिएशन उनको बताना है कि किस ये कौन सा अरेंजमेंट सही है वेवलेंथ का। तो गाइस पहले आती है इंफ्रारेड रेज, फिर आती है ग्रीन रेज उससे छोटी, फिर होती है यूवी रेज, फिर उससे छोटी होती है हार्ड एक्सरे रेज। तो ये हमारा सही ऑर्डर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। 21st क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द के शेल ओनली। हमसे पूछा गया है गाइज कौन से एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी के शेल में। तो गाइज ऑप्शन बी हीलियम, एक इसका गाइज आंसर है हीलियम। गाइज हीलियम ही एक ऐसा है जिसकी के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बढ़ते हैं गाइज अगले क्वेश्चन पर। 22nd क्वेश्चन, whose experiment proved that the speed of light was always the same। ये कह रहा है गाइज कौन से किस इंसान के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा सेम रहती है। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिचेल्सन एंड मॉर्ली के एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया था कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमेशा सेम रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमसे पूछा गया ये स्टेटमेंट दे रखी है जो इनमें से कौन सी गलत है, नॉट करेक्ट है। तो गाइस इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन हैज नो आइसोटोप। गाइस ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप हैं, जिसमें से एक के बारे में ऊपर में क्वेश्चन भी आ चुका है। गाइस आइसो जो हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप कौन कौन से हैं, उनका नाम गाइस है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। ये गाइस आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के। और यहाँ बोला गया है कि हाइड्रोजन के पास आइसोटोप है ही नहीं, तो स्टेटमेंट सी जो है वो रॉन्ग है। ऐसे गाइस जो ऑप्शन स्टेटमेंट ए बी सी है ये तीनों करेक्ट है। जैसे ऑप्शन स्टेटमेंट ए में क्या बोला गया है, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, सही है। स्टेटमेंट बी में क्या बोला गया है, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, ये भी सही है कि हाइड्रोजन एक लाइटेस्ट एलिमेंट है। ऐसी ऑप्शन स्टेटमेंट डी में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म एन एक्सप्लोजिव नेचर, मैंने कह रहा है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये बनाता है एक एक्सप्लोजिव नेचर, ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। बढ़ते गए अपने अगले क्वेश्चन पर। 24th क्वेश्चन, गाइज एक और क्वेश्चन आ गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में से। गाइज आज जैसे कि आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर्स में क्वांटम नंबर्स में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और गाइज ये एक ही जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गाइज 4 तरह के हैं और इनमें से एक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। गाइज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ही पेपर में लगातार 2-3 बार पूछ लिया गया है, और जो बाकी के 3 हैं वो मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा उनके बारे में भी। तो उन जो बाकी के 3 हैं उनके काफ़ी चांसेस है कि अब की बार पेपर में आए। तो गाइज हमारा क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन, मतलब कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है क्या डिटरमाइन करवाता है। गाइज इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को ऊपर पढ़ा था, उसकी लैंग्वेज देखो और इसकी लैंग्वेज देखो, आप बिल्कुल ही आप अलग पाओगे और शायद आप आंसर भी गलत दे के आ जाओ। गाइज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइन कराता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन पर। 25th क्वेश्चन, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनमें से काफ़ी चांसेस है पेपर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइज हमारा 25th क्वेश्चन क्या है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। ये कह रहा है जो गाइज हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होती है एक एलिमेंट की
वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है। तो गाइज इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट। जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की, वो डिपेंड होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट, मतलब कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी जो सबसे लास्ट वाली आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर कितने हैं एलिमेंट, उसके हिसाब से होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो गाइज ये थे हमारे आज की वीडियो के क्वेश्चन। अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जिनमें से क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं। तो गाइज हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में पहला क्या है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में मैंने आपको इस 3 पॉइंट्स में बिल्कुल बता दिया है कि क्या क्या है इसमें। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी का गाइज फर्स्ट पॉइंट क्या है, इन 1803 टू 1808, कि 1803 से लेकर 1808 में एटॉमिक थ्योरी, ये जो एटॉमिक थ्योरी थी ये दी गई थी जॉन डेल्टन के द्वारा। ऐसी ऑप्शन बी में हमारा पॉइंट जो भी है, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे हैव सेम मास एंड साइज। इस थ्योरी में क्या बताया गया था, जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं ईच अदर, मतलब कि एक दूसरे के जैसे सेम होते हैं, और उनका जो है सेम मास होता है और साइज भी सेम होता है बिल्कुल। इस थ्योरी में ये बताया गया था। ऐसे ही पॉइंट 3 में क्या बताया गया, इस एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिस्ट्रॉयड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। इस थ्योरी में क्या बताया गया, जॉन डेल्टन के द्वारा जो एटम्स हैं वो ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, और ना ही ट्रांसफॉर्म किए जा सकते हैं किसी अदर एलिमेंट्स में। तो गाइस ये था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, एटम्स। अब गाइस जानते थोड़े एटम्स के बारे में जानते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। एटम क्या होता है गाइस, हमारा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम एटम कहते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है गाइस, एन एटम कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डज नॉट अकर फ्री इन नेचर। ये कह रहा है गाइस जो हमारा एटम है वो पार्ट ले सकता है, इसमें भी भाग ले सकता है किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में, बट वो जो है फ्री नहीं है नेचर में। ये एटम का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, द एटम ऑफ हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट। ये कह रहा है गाइस जो हमारा एटम है हाइड्रोजन का, वो सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे लाइटेस्ट है, सबसे हल्का भी है और सबसे छोटा भी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमसे पेपर में पूछा जा सकता है कि एटम है हाइड्रोजन का, वो सबसे स्मॉलेस्ट है और लाइटेस्ट है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, मॉलिक्यूल। थोड़ा पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। ये कह रहा है गाइस जो मॉलिक्यूल है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का। सेकंड पॉइंट क्या है, दैट कैन हैव अ स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब कि गाइस ये कह रहा है हमें कि जो मॉलिक्यूल है वो एक स्टेबल है और एक इंडिपेंडेंट है अपने नेचर में। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, मोल। गाइज मोल क्या होता है, अ मोल इज कलेक्शन ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो गाइज ये कह रहा है एक जो मोल है वो कलेक्शन होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का। अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि जो मोल है वो कितने पार्टिकल्स का कलेक्शन होता है, तो इसका आंसर होगा 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का एक कलेक्शन जो है उसको हम कहते हैं मोल। बढ़ते हैं गाइज अपने अगले क्वेश्चन अगले पॉइंट्स पर, एवोगाड्रोस नंबर। गाइस हम पूछा गया एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है। तो गाइस पहले जानते हैं एवोगाड्रोस नंबर किसे कहते हैं। द नंबर 6.023 इंटू 10⁻23 इज कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर। तो गाइस ये कह रहा है कि जो ये 6.023 इंटू 10⁻23 है, ये एक एवोगाड्रो नंबर हमें इसे कहते हैं। ऐसे ही बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। गाइस ये एक स्टेटमेंट है जो आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी, अगर मैं इसको समझाने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है गाइज, शायद पेपर्स में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए, तो आप इसको एक दो बार पढ़ लो, आपको ये याद हो जाएगी। कोई एक लाइन की स्टेटमेंट है, इफ इफ गाइज बोल रही स्टेटमेंट, इफ देर इज 1 मिलियन Mg2+ आयंस, एम जी की फुल फॉर्म है गाइज मैग्नीशियम। ये कह रहा है अगर 1 मिलियन मैग्नीशियम आयंस है इन MgCl2 क्लोराइड में, तो नंबर ऑफ क्लोराइड कितने होंगे। तो गाइस इसका सही आंसर होगा 2 मिलियंस। बेसिकली गाइस ये स्टेटमेंट ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये बोल देगा कि अगर 1 मिलियन
मैग्नीशियम आयंस हैं क्लोराइड में, तो फिर क्लोराइड में कितने होंगे? तो आंसर होगा इसका 2 बिलियन। तो गाइज ये थी स्टेटमेंट, आप इसको ऐसे याद कर लो, अगर पेपर में पूछ लें तो आप इसका आंसर दे देना। अब बढ़ते गए थोड़ा आगे और इलेक्ट्रॉन्स। गाइज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। गाइज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्कवर किए गए थे जे थॉमसन ने। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्कवर किए गए थे जे थॉमसन ने। और जो द ये था हमारा गाइज पहला पॉइंट। अब गाइज दूसरा पॉइंट है द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज गिवन बाय स्टोइनी। तो गाइज जो नाम था इलेक्ट्रॉन, ये दिया था स्टोइनी ने। जैसे आप समझते हैं गाइज, आप कहीं पे गए, आप कुछ किसी चीज़ की आपने आपको कुछ कोई चीज़ मिली, आपने वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी है, आपको नहीं पता, या पूरे किसी वर्ल्ड को भी नहीं पता उस चीज़ के बारे में, आपने वो ढूंढी तो आप नहीं है, पर किसी और ने आके उसे एक नाम दे दिया पर्टिकुलर कि इस चीज़ को हम इस नाम से बुलाएंगे। तो ऐसे ही गाइज जो इलेक्ट्रॉन थे वो डिस्कवर करे थे जे थॉमसन ने, जो पर जो ये नाम है इलेक्ट्रॉन, ये दिया था स्टोइनी ने। ऐसे ही गाइज हमारा थर्ड पॉइंट है जो एन इलेक्ट्रॉन्स वाज ऑब्टेन फ्रॉम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। जो गाइज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमें ऑब्टेन होते हैं कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से। बढ़ते गाइज अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट पर प्रोटॉन। तो गाइज अब पढ़ते हैं प्रोटॉन के बारे में। हमारा प्रोटॉन का फर्स्ट पॉइंट है अ प्रोटॉन हैड बीन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। तो गाइज प्रोटॉन है वो डिस्कवर किए गए थे गोल्डस्टीन के द्वारा। ऐसे ही पॉइंट सेकंड में प्रोटॉन वाज नेम्ड बाय रदरफोर्ड। और जो नाम था ये प्रोटॉन, वो नेम दिया था रदरफोर्ड ने। डिस्कवर किए गए थे गोल्डस्टीन के द्वारा, और जो नाम दिया गया था प्रोटॉन, वो दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। तो गाइज बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना इसके बीच में कि डिस्कवर किसने करे थे और नेम किसके द्वारा दिया गया था। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और पेपर्स में आंसर दे के आना। ऐसी थर्ड पॉइंट है गाइस हमारा अ प्रोटॉन वाज ऑब्टेन फ्रॉम एनोड रेज एक्सपेरिमेंट। जो गाइस हमें प्रोटॉन है वो हमें मिलते हैं एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले पॉइंट पर, न्यूट्रॉन्स। अब जानते हैं गाइस न्यूट्रॉन के बारे में। तो गाइस हमारा फर्स्ट पॉइंट है अ न्यूट्रॉन हैड बीन डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। गाइस जो न्यूट्रॉन है वो डिस्कवर किए गए थे जेम्स चैडविक के द्वारा। और गाइस जो इस पे चार्ज होता है वो होता है जीरो। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज जीरो। और गाइस थर्ड पॉइंट है न्यूट्रॉन वाज ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना। गाइस ये बाकी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से थोड़ा अलग है। इसमें जो ये न्यूट्रॉन है हमें ये ऑब्टेन होता है रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना से। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, अगले पॉइंट पर। हमारा पॉइंट है गाइस एटॉमिक नंबर। गाइस सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देखेंगे अगर पेपर्स में इन सभी पॉइंट्स में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो गाइस हमारा एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। गाइस एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में, किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट में, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो वही था हमारा गाइस फर्स्ट पॉइंट। और गाइस जो एटॉमिक नंबर है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है गाइस अकॉर्डिंग टू मोजलेस लॉ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन इट्स एटॉमिक मास। ये गाइस कह रहा है एक लॉ है मोजलेस लॉ का, जिन्होंने जिसमें बोला है कि जो एटॉमिक नंबर है ना वो किसी भी एलिमेंट के, वो एक मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी एटॉमिक मास से। बाकी जो इस जो लो है ये मोस्ट लो, इसमें एटॉमिक नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है देन एटॉमिक मास से। बढ़ते गए तो अपने अगले क्वेश्चन पर, अगले पॉइंट पर, जो है मास नंबर। अब गाइस अब देखते हैं मास नंबर किसे कहते हैं। गाइस द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। गाइस मास नंबर किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम कहते हैं मास नंबर। और गाइस इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। मास नंबर को डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। और जो हमारा ऊपर था एटॉमिक नंबर, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। तो गाइस इसको हम जैसे मास नंबर ए इक्वल टू पी प्लस एन, मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका ये फॉर्मूला होता है मास नंबर का। बढ़ते गए अपने अगले पॉइंट पर आइसोटॉप्स। अब पढ़ते गए आइसोटॉप के बारे में। देयर आर एटम ऑफ द एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। गाइस हम ऊपर ये जो मैंने एक डायग्राम बनाया आपके लिए,
जो ऊपर होता है सी का जो ऊपर वाला लेवल होता है वो उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं मास नंबर को, और जो नीचे वाला होता है उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो कंफ्यूज मत होना। अब गाइस हमें बोला आइसोटोप क्या होते हैं, देयर आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप में क्या होता है गाइस, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। तो गाइस आप देख सकते हैं आइसोटोप ऑफ कार्बन, जिसमें कि जो एटॉमिक नंबर है जो कि नीचे दिया गया है वो सब में सेम है, और जो मास नंबर है वो अलग अलग है। तो यही आइसोटोप की डेफिनेशन है कि एटॉमिक नंबर जो है सेम होता है और मास नंबर अलग होता है। ऐसे गाइस आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो है तीन है, जिन मैंने ऊपर भी क्वेश्चन आए हैं गाइस इसमें से हाइड्रोजन के, जिसका नाम है गाइस जो आइसोटोप हाइड्रोजन के वो तीन तरह के हैं, जिसका नाम है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइटियम। ये हमारे आइसोटोप है हाइड्रोजन के। और गाइस जो इसमें से इम्पोर्टेंट आइसोटोप है वो है ट्राइटियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। अगला पॉइंट है गाइस, इन आइसोटोप्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। ये कह रहा है जो गाइस आइसोटोप में जो है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो अलग होते हैं। तो गाइस ये आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे किस में जो है किस आइसोटोप में जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो गाइस इसका सही आंसर होगा आइसोटॉप्स में जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले पॉइंट पर, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं गाइस, ये पढ़ते हैं, देयर आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये गाइस आइसोटॉप का थोड़ा उल्टा है आइसोबार। इसमें क्या है गाइस, सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और आइसोटॉप में क्या था, जो मास नंबर है वो अलग था और एटॉमिक नंबर सेम था। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आइसोबार के। अब बढ़ते हैं गाइस आइसोटोन में। आइसोटोन्स क्या होते हैं गाइस, हमारे जो आइसोटोन्स हैं, देर आर टू दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो गाइस हमारे आइसोटोन है, ये एटम है डिफरेंट एलिमेंट के जिनके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये गाइस आइसोटोप और आइसोबार से बिल्कुल अलग है। आइसोटोन इसमें गाइस सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले पॉइंट पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। देर आर एटम्स मोलिक्यूल आयंस containing the same number of electrons। गाइस जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है इसमें एटम्स मॉलिक्यूल आयंस ये सारे कंटेन करते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमारा गाइस फर्स्ट पॉइंट। ऐसे गाइस सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन अ हीलियम एटम लॉसेस टू इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन। गाइस में कह रहा है जो एक हीलियम एटम है अगर वो अपने लॉस करता है, मतलब कि त्याग देता है दो इलेक्ट्रॉन, तो वो बन जाता है एक पॉजिटिवली चार्ज हीलियम। जैसे कि आपने देख सकते हैं इसमें जो हीलियम था इसमें माइनस कर दिए टू इलेक्ट्रॉन और ये क्या बन गया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। गाइस इसी पॉइंट पर ऊपर आप क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब गाइस हमारा अगला पॉइंट क्या है, जो दिस डबल पॉजिटिव चार्ज He++ इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। कह रहा है गाइस जो ये पॉजिटिवली चार्ज है ये, इसको हम गाइस अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। ये यहाँ पे हो गया। तो गाइस जो हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज है इसको हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। बढ़ते गए अपने अगले पॉइंट पर, ये एक स्टेटमेंट है, ये कह रहा है गाइस इन 1856 जेम्स क्लर्क मैक्सवेल स्टेटेड दैट द लाइट एक्स-रेज वाई-रेज एंड हीट एटसेट्रा emit energy continuously in the form of radiations or waves and energy is called radiant energy। गाइस बेसिकली जो 1856 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने एक अपनी थ्योरी दी थी जिसमें बताया गया था रेडिएंट एनर्जी किसे कहते हैं। तो गाइस रेडिएंट एनर्जी जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा बताया गया था, लाइट, एक्सरेज, वायरेज और हीट ये एमिट करती है एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, मतलब कि ये अपने अंदर से हीट को कॉन्टिन्यूसली बाहर निकालती रहती है। किस फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में या फिर वेव्स की फॉर्म में। जो एक्सरे, वायरेज और हीट है ये अपने अंदर से लगातार एनर्जी बाहर निकालती रहती है रेडिएशन और वेव्स की फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने स्टेटमेंट दी थी रेडिएंट एनर्जी के लिए। हम गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये भी। ये कह रहा है गाइस इसकी फर्स्ट पॉइंट में गाइस है, इन
Max Planck put forward a theory which is known as Planck quantum theory. According to this theory, radiant energy is emitted or absorbed in the form of small energy packets called quanta. ये कह रहा है गाइस प्लैंक 19 में मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी जिसके अनुसार बताया गया था। इस थ्योरी के अंदर क्या बताया गया था गाइस, जो रेडियंट एनर्जी है, हमने ऊपर पढ़ा भी रेडियंट एनर्जी क्या होती है, वो अपने या तो एब्जॉर्ब करती है या फिर बाहर फेंकती है अपनी एनर्जी। तो गाइस जो वो एनर्जी, रेडियंट एनर्जी जब वो बाहर फेंकती है एनर्जी, वो स्मॉल पैकेट्स में फेंकती है, छोटे छोटे पैकेट में वो अपने अंदर से लगातार एनर्जी निकालती रहती है या फिर अपने अब्जॉर्ब करती रहती है। तो गाइस जो वो स्मॉल पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, उसको क्या कहते हैं, क्वांटा। लगी मैक्सवेल ने बोला था कि जो वो स्मॉल पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, उसको हम क्वांटा कहते हैं। ऐसे गाइस हमारा अगले पॉइंट है, इन केस ऑफ लाइट दीज एनर्जी पैकेट्स आर नोन एज फोटोन्स। अब ये कह रहा है गाइस, जो अगर इन केस ऑफ लाइट एनर्जी लगी, अगर वो लाइट एनर्जी के पैकेट्स बाहर फेंकती है तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटोन्स। गाइस वो ध्यान से पढ़ना, अगर सिंपल एनर्जी बाहर आ रही है छोटे छोटे पैकेट्स में, उसको हम कहते हैं क्वांटा। अगर उसी की जगह लाइट एनर्जी के पैकेट्स बाहर आ रहे हैं या एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं फोटोन्स। अगर आप क्वेश्चन 18 पढ़ेंगे तो आपको इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं गाइस अपने अगले पॉइंट पर, स्पेक्ट्रम। ये कह रहा है व्हेन वाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ प्रिज्म, इट्स स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, द 7 कलर्स बैंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। गाइस क्या कह रहा है, स्पेक्ट्रम क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। एक वाइट रे होती है, वाइट लाइट होती है, उसको हम एक प्रिज्म में से पास करते हैं। जब उस प्रिज्म में वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो हमें 7 कलर देती है, उसी को हम कहते हैं, उसी 7 कलर के बैंड को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो गाइस जो वो 7 कलर देती है वो कौन से होते हैं, दीज 7 कलर्स कॉल्ड विबग्योर। इनको हम गाइस विबग्योर के नाम से जानते हैं उन 7 कलर्स को। इसमें कि वी को हम क्या कहते हैं, वॉयलेट कलर, आई को इंडिगो कलर, बी को ब्लू कलर, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ये 7 कलर जो है गाइस प्रिज्म में से पास होते हैं। अब गाइस हमारा अगला पॉइंट है जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके गाइस इस सिर्फ इसी पॉइंट से प्रीवियस ईयर के पेपर्स में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप ऊपर भी दे सकते हैं, 12 13 17 क्वेश्चन है, वो इसी एक उस पर बेस है। गाइज हमें ये रेज दे रखी है और उनके ऑर्डर दे रखे हैं। गाइज हमारी कॉस्मिक रेज से बड़ी है वाई रेज से बड़ी है एक्स रेज से बड़ी है अल्ट्रावायलेट रेज, उससे बड़ी है विजिबल रेज, उससे बड़ी है IR रेज, और उससे बड़ी है माइक्रोवेव्स, और उससे बड़ी है रेडियो वेव्स। तो गाइज हमसे अगर ये पूछ लेता है कि कौन सी वेव की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, तो हम गाइज इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। कॉस्मिक रे की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बाद कम होती जाती है, उसके बाद जो वायरेज होती है उसकी उससे कम होती है, उसके बाद एक्सेस उससे कम होती है, अल्ट्रावायलेट की उससे कम होती है, विजुअल रेज की उससे कम होती है, और लास्ट में रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो है सबसे कम होती है। ये बात तो गाइज फ्रीक्वेंसी की। अगर पेपर में पूछा जाता है कि कौन सी रे की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि हम कॉस्मिक रे की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है वायरेज की। अगर गाइज अब ये तो गाइज फ्रीक्वेंसी की बात होगी। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कौन सी रे की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है या फिर लॉन्गेस्ट होती है, तो गाइज हम इस सीरीज़ को उल्टा पढ़ेंगे। जो गाइज सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है लंबी, वो होती है रेडियो वेव्स की, फिर उससे कम होती है माइक्रोवेव्स की, फिर उससे होती है इंफ्रारेड वेव्स की, और फिर लास्ट में कॉस्मिक रे की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो गाइज बिल्कुल कंफ्यूज मत होना फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। अगर फ्रीक्वेंसी की बात पूछती है तो हम इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और कम करते जाएंगे। अगर वेवलेंथ की बात पूछी जाती है तो हम इस सीरीज़ को लास्ट से पढ़ेंगे और फिर कम करते जाएंगे। बढ़ते गए अपने अगले पॉइंट पर, पोलीज एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल। गैस हम बोला है कि पोलीज एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल में क्या बताया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी आइडेंटिकली। कह रहा है गाइज जो पोलीज एग्जीक्यूशन लॉ है, तो गाइज ये कह रहा है, ये जो प्रिंसिपल है ये बताता है जो हमारे 4 क्वांटम नंबर हैं वो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के एटम में आइडेंटिकल नहीं हो सकते, मतलब कि सेम नहीं हो सकते। मतलब गाइस कह रहा है जो 4 क्वांटम नंबर हैं हमारे, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के एटम में हम हमेशा कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये हमें पोलिस एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल में बताया गया। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, हुंड्स रूल।
गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, इसके बारे में आप मैं बताता हूँ आपको। गाइज इसका पॉइंट है, इसका गाइज मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है ऊपर बॉक्स वाला, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में। पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट। दिस रूल स्टेट दैट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल फर्स्ट टेक प्लेस सिंगली आफ्टर देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कह रहा है गाइज, इस रूल में जो फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स में, सबसे पहले होती है सिंगल सिंगल करके, उसके बाद होती है डबल डबल। जैसे मैं बताता हूँ गाइज, समझ लीजिए ये हमारी तीन तीन ऑर्बिट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इसमें गाइज जो इलेक्ट्रॉन है हम कैसे भेजेंगे, पहले भेजेंगे फर्स्ट वाली में, फिर सेकंड वाली में। अब गाइज हम यूँ नहीं कि थर्ड में भेजा ही नहीं और फर्स्ट में दो कर दिए, नहीं। हमें पहले जितनी भी, अगर हमें तीन ऑर्बिटल दे रखी हैं तो हम पहले तीनों ऑर्बिटल में पहले एक एक करके भेजेंगे। जब हमारी तीनों जो ऑर्बिटल हैं फुल हो जाएंगी, उसके बाद हम डबल पेयरिंग शुरू करेंगे। देखिए फर्स्ट सेकंड में हम थर्ड में फुल हो गई, अब हम स्टार्टिंग स्टार्ट करेंगे। जो पहली थी उसमें दो भेज देंगे, ऐसे ही फिर दूसरी है उसमें दो दो भेज देंगे, तीसरी में दो दो, सब में दो दो जाएंगे। हालांकि फ्रेंड्स में मैंने ये बताया गया, सबसे पहले हमें ऑर्बिटल में एक एक करके भेजना है। जब हमारी ऑर्बिटल सारी कंप्लीट हो जाती है एक एक से, उसके बाद ही हमें डबल डबल भेजने हैं। तो ये तो गाइज हमारा होल्ड रूल। अब गाइज हमारा है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। गाइज इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल भी, आप क्वेश्चन 7 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, थोड़ा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। गाइज अब पढ़ते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल के बारे में। ऑफ बाउ इज जर्मन वर्ड मीनिंग बिल्डिंग अप। गाइज ये जो ऑफ बाउ है ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स। ये जो प्रिंसिपल है बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है फिल्ड करे जा सकते हैं बहुत सारी ऑर्बिटल्स में, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। बट किस ऑर्डर में कर सकते हैं गाइज हम, उसकी इंक्रीजिंग एनर्जीज में, मतलब कि सबसे पहले जो सबसे जिसकी कम एनर्जी होगी सबसे पहले वो जाएगा, फिर जो उसकी ज़्यादा एनर्जी होगी वो जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसकी होगी वो सबसे लास्ट में जाएगा। एंड ऑर्बिटल ऑफ लोएस्ट एनर्जी फील्ड फर्स्ट, मतलब कि जो सबसे जिसकी कम एनर्जी होगी वो सबसे पहले जाएगा ऑफ बाउ प्रिंसिपल में। समझिएगा इस, मतलब कि जो सबसे कमज़ोर होगा वो पहले जाएगा, फिर उससे ताकतवर जाएगा, फिर उससे ताकतवर, और जो सबसे लास्ट में ताकतवर होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। ऑफ बाउ प्रिंसिपल में हमें ये पता चलता है। अब गाइस हमारी सेकंड पॉइंट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल इज टू। ये गाइस कह रहा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में वो सिर्फ दो हो सकते हैं। दो से ज़्यादा हम एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं रख सकते, सिर्फ दो ही हाईएस्ट है, उससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते ऑफ बाउ प्रिंसिपल के द्वारा। ऐसे ही थर्ड पॉइंट हमारा गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कह रहा है गाइस जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का बहुत सारी सेल्स में, डिफरेंट डिफरेंट सेल में, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो गाइस ये था हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब गाइस ये है गाइस आपके लिए एक चार्ट, इससे आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। गाइस में सारा मैंने बताया है। जो थॉमसन मॉडल है उसको हम क्या कहते हैं, प्लम पडिंग मॉडल भी कहते हैं, या फिर वाटरमेलन मॉडल भी हम कहते हैं थॉमसन मॉडल को। ऐसे गाइस रदरफोर्ड मॉडल जो है हमारा, उसमें क्या बताया गया है, न्यूक्लियर थ्योरी के बारे में बताया गया है। ऐसी बोर्ड्स मॉडल में क्या बताया गया है गाइस, कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये बताया गया है बोर्ड्स मॉडल में। ऐसे ही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बताया गया है, फोटॉन्स और क्वांटा के बारे में। ऐसे ही गाइस सोमरफेल्ड्स मॉडल, उसके में क्या बताया गया है, ऑर्बिटल के बारे में बताया गया है। ऐसे ही हमारा है डी ब्रोगलीज इक्वेशन, उसमें गाइस बताया गया है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही है हैंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें गाइस बताया गया है एग्जैक्ट पोजिशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड सिमिल्टेनियसली। ऐसे ही गाइस हमारा लास्ट है स्क्रोडिंग स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, इसमें गाइस बताया गया है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गाइस ये एक छोटा सा चार्ट है, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी पता करने में कि कौन कौन से मॉडल में क्या बताया गया है और किस मॉडल को हम दूसरे नाम से कैसे किस जानते हैं। जैसे थॉमसन मॉडल है, इसके दो और नाम है, प्लम पडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि वाटरमेलन मॉडल का दूसरा नाम क्या है, तो उसका नाम भी थॉमसन मॉडल होगा। तो गाइज अब लास्ट में है गाइज क्वांटम नंबर्स। गाइज क्वांटम नंबर चार तरह के होते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सिर्फ इसी के बारे में पूछा गया है। तो जो बाकी के तीन है, चांस काफ़ी चांस है कि पेपर्स में आ सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 24 में पढ़ेंगे ऊपर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में आपको दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक तो 24 और एक उससे ऊपर भी एक क्वांटम नंबर का मिल जाएगा आपको।
जिसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में पूछा गया है। तो गाइस हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें डिस्क्राइब किया गया है शेप, साइज एंड एनर्जी ऑफ अ शेल। तो अगर पूछ लें आपसे कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है, तो उसमें डिस्क्राइब किया गया है शेप, साइज एंड एनर्जी ऑफ अ शेल। ऐसे हमारा सेकंड है गाइस एजीमुथल क्वांटम नंबर। गाइस हमारे एजीमुथल क्वांटम नंबर में डिस्क्राइब किया गया है शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसमें डिस्क्राइब किया गया है शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल। ऐसे हमारा थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में डिस्क्राइब किया गया है ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल। ऐसे ही लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें गाइज हमें डिस्क्राइब किया गया है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो गाइज ये थे क्वांटम नंबर 4 तरह के, जिसके बारे में आपको बता दिया है कि कौन सा क्वांटम नंबर क्या क्या डिस्क्राइब करता है। अगर आपसे पेपर में क्वांटम नंबर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में या किसी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। टिल देन कीप वॉचिंग। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।